आज दोस्तों आज हम लोग मौर्य वंश पर वीडियो बन चुका था। आज हम लोग को टॉपिक है कि मौर्य वंश के पतन का क्या कारण था और इसके आगे के वंश मौर्य वंश के पतन का क्या कारण था। मौर्य वंश की जो सीमा थी दोस्तों वो ईरान से लेकर के पूर्वी भारत तक लगती थी। मौर्य वंश की जो सीमा थी वो ईरान से लेकर के पूर्वी भारत तक लगती थी। जैसे आपको मालूम होगा दोस्तों, जो मौर्य वंश की सीमा थी, समझने के लिए आपको बता दें, लगभग दोस्तों जो मौर्य वंश की सीमा थी लगभग, इसको तो मुड़िया ऊपर कर, ठीक है ना। जो मौर्य वंश की सीमा लगती थी दोस्तों लगभग वो ये पाकिस्तान हो गया और इधर ऊपर देखेंगे अफगानिस्तान और इधर जाएंगे तो ईरान मिलेगा दोस्तों। तो मौर्य वंश की जो सीमा लगती थी दोस्तों वो ईरान से लेकर के पूर्वी भारत तक पूरा ये मौर्य वंश साम्राज्य विस्तृत था। ये पूर्वी भारत तक इस तरह कर लीजिए, ये पूर्वी भारत तक पूरा ये मौर्य वंश का विस्तार था दोस्तों। ये मौर्य वंश का साम्राज्य था। किसका? मौर्य वंश का ये साम्राज्य पूरे भारत पर लगभग कह सकते हैं कि मौर्य वंश का साम्राज्य स्थापित था दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है कि मौर्य वंश के पतन का क्या कारण था कि मौर्य वंश में आप लोग को मालूम होगा कि मौर्य वंश में जो भी चंद्रगुप्त मौर्य हो या बिंदुसार हो या अशोक था, ये सब कुशल नेता थे, ये कुशल शासक थे। और ये जब क्या होता है अशोक के बाद जितने भी शासक आते हैं वो एक अयोग्य शासक साबित होते हैं। अयोग्य शासक साबित होने के कारण मौर्य वंश का पतन का एक प्रमुख कारण बनता है। या दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि मौर्य वंश के पतन का कारण कि अशोक की जो धम्म नीति थी वो भी मौर्य वंश के पतन का प्रमुख कारण बन सकता है। ठीक है, अशोक की जो धम्म नीति थी ये भी मौर्य वंश का प्रमुख कारण बन सकता है। क्लियर? अशोक ने जो शांति प्रिय नीति अपना लिया था, या अशोक ने जो अहिंसा का मार्ग अपना लिया था कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, यह भी मौर्य वंश का प्रमुख कारण बन सकता है। तो 2-3 कारण थे मौर्य वंश के पतन के बाद। आप लोग को मालूम होगा कि मौर्य वंश का एक विस्तृत साम्राज्य था और विस्तृत साम्राज्य होने की वजह से जब इसका विखंडन होगा तो कई भागों में होगा। जैसे आप लोग को मालूम होगा कि जब मौर्य वंश का पतन हुआ तो जब मौर्य वंश का पतन होगा तो कैसे होगा कि जो दक्षिण के कुछ राजा होंगे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। दक्षिण के राजा जो होंगे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे, या कह सकते हैं मौर्य वंश में जो केंद्रीय शक्ति की कमी होने के कारण जो पकड़ था, जो बिंदुसार का जो पकड़ था या अशोक का पकड़ था वो कमजोर होने के, उसके बाद जितने भी शासक आए उनका केंद्रीय शक्ति कमजोर होने के कारण मौर्य वंश का विखंडन हो गया। क्योंकि चंद्रगुप्त जो मौर्य वंश का जो शासक था, ये हो सके चाहे जो मौर्य वंश के शासक थे, इनका विखंडन का प्रमुख कारण ही ये हो सकता है कि जो यहाँ के राजा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, फिर दक्षिण के जो राजवंश थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, फिर यहाँ पर शुंग वंश, कर्ण वंश ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। इस कारण से इसका विखंडन हो जाता है। बस सीमित क्षेत्रों में ही मौर्य वंश रह चुका है, इतने ही सीमित क्षेत्रों में मौर्य वंश का साम्राज्य था। समझ में आया? तो मौर्य वंश के विखंडन का कई भी कारण हो सकते हैं। आपको 2-3 कारण याद करना चाहिए। 2-3 कारण याद होगा, उस पर आप बना करके पूरा सारांश लिख सकते हैं। ठीक है, जब मौर्य वंश का जब दोस्तों पतन हुआ तो कितने शासक उभरे? तो 3 वंश उभरे। देखिए कई वंशों में टूटा, जैसे शुंग वंश उभरा, शुंग वंश बन गया। शुंग वंश को कहते हैं ब्राह्मण वंश। शुंग वंश या इसे ब्राह्मण वंश भी कहते हैं। ठीक है ना, शुंग वंश या ब्राह्मण वंश। फिर और सातवाहन वंश बन गया। सातवाहन वंश, ये क्या हो रहा है? सभी मौर्य वंश टूट रहा है इसी में। शुंग वंश टूट गया, फिर सातवाहन वंश बन गया। शुंग वंश, सातवाहन वंश और भी बन गया। कौन वंश? ये 3 वंशों में टूटता है। ये क्या होता है कि 3 वंशों में टूट जाता है। शुंग वंश, सातवाहन वंश, कर्ण वंश, ये मौर्य वंश से टूटता है। ये भारतीय वंश थे। ये क्या थे दोस्तों? भारतीय वंश है। भारतीय वंश में टूटता है। ठीक है ना, तीनों और भी थे, जैसे और पल्लव वंश था। ये पल्लव वंश है, दक्षिण भारत का वंश है। पल्लव वंश
ये दक्षिण भारत का वंश था। ये दक्षिण भारत का पल्लव वंश है। फिर संगम युग में टूट जाएगा। संगम वंश में टूट जाएगा। मतलब कि जो दक्षिण ये जो भी ये मौर्य वंश का साम्राज्य था, इतने वंशों में टूटता है। ये दक्षिण भारत में वंश पैदा उत्पन्न हो जाते हैं जब जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, इतने वंशों में टूटता है। इसी दौरान क्या होता है कि जो ये अफगानिस्तान और ईरान वाला जो क्षेत्र था, अफगानिस्तान ईरान वाला जो क्षेत्र था, जो मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र कहते हैं जिसको, इधर वाला क्षेत्र मध्य एशिया का जो क्षेत्र था, ईरान वाला जो क्षेत्र था, अफगानिस्तान या चीन वाला जो क्षेत्र था, चीन वाला क्षेत्र था, वहाँ से जब लोगों को मालूम चलता है कि जो पूरे भारत में क्या होता है कि पूरे भारत में उथल पुथल चल रही है या मौर्य वंश की शक्ति कमजोर हो रही है, पूरे भारत में उथल पुथल चल रही है, तो वो लोग चाहते हैं कि अब हम लोग का जो भारत में प्रवेश करते हैं। इसी समय विदेशियों का, ये विदेशी थे ना, इसी समय ये जनजातियाँ थी, ये जनजातियों को मालूम पड़ता है कि जो केंद्रीय शक्ति मौर्य वंश की कमजोर हो रही है, तो क्यों ना हम उधर से चल करके मौर्य वंश पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके अपना साम्राज्य छोटे या बड़े स्तर पर स्थापित करते हैं। तो यही काम किए इसी समय। ये तो कौन कौन से जनजातियाँ थी या कौन कौन से वंश थे जो इसी समय भारत पर आक्रमण करने का चेष्टा रखते हैं या इच्छा रखते हैं? तो देखिए, विदेशी जनजातियाँ। विदेशियों का इसी समय विदेशियों का आक्रमण होता है। जब ये वंश बनते हैं तो इसी समय विदेशियों का भी आक्रमण होता है। तो देखिए कौन कौन सी थे। पहला था इंडो ग्रीकों का आक्रमण। इंडो पहला किसने, जो दोस्तों क्या होता है कि पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? इंडो ग्रीक या था या इंडो यूनानी लोग थे। ये लोग दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे? ये लोग बैक्टीरिया के रहने वाले थे, अफगानिस्तान के रहने वाले थे। अरे पहले अफगानिस्तान ही तो पड़ेगा, अफगानिस्तान से आने लगेंगे तो इन्हें बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया ही थे लोग। ये लोग बैक्टीरियाई लोग थे। कौन से दोस्तों? ये लोग बैक्टीरियाई लोग थे। ये बैक्टीरिया किससे कहते थे? मौर्य वंश के समय बैक्टीरिया अफगानिस्तान वाले क्षेत्र को कहा जाता था। पारसिया ईरान वाले क्षेत्र को कहा जाता था। पारसिया किसे कहते थे? चलिए देख लीजिए, कहा लिखिए, पारसिया ईरान वाले क्षेत्र को कहा जाता था। तो इंडो ग्रीक, इंडो यूनानी या बैक्टीरिया लोग ये पहला भारत में आक्रमणकारी थे। दूसरा कौन थे दोस्तों? दूसरा थे इंडो ग्रीक का आक्रमण, दूसरा शकों का आक्रमण। फिर तीसरा था दोस्तों पहलो कह सकते हैं या पहलो या सिथियनों का या पार्सियनों का आक्रमण। पहलों का आक्रमण या सिथियनों का आक्रमण, ये सब तीसरा आक्रमणकारी थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा ये भारत पर कब्जा नहीं कर पाए, भारत पर ज़्यादा अधिकार नहीं स्थापित कर पाए, बहुत कम ही स्थापित करते हैं। और तीसरे नंबर पर भारत पे आए थे। चौथे नंबर पर कौन आया था? कुषाण आए थे। कौन आए थे? कुषाण लोग, कुषाण वंश। तो देखिए, मौर्य वंश के पतन के बारे में हम लोग, पतन के बाद हम लोग कितने आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ेंगे? तो 1 2 3 4 आक्रमणकारी, ये विदेशी आक्रमणकारी होंगे दोस्तों। जो कुषाण वंश का जो सबसे प्रमुख शासक हुआ वो कनिष्क हुआ। कनिष्क कौन था? विदेशी था। कनिष्क कौन था? विदेशी था। फिर इसमें आएगा रुद्रदामन, कौन था? विदेशी था। फिर मिनांडर कौन था? विदेशी था। ये सभी लोग विदेशी शासक थे, ठीक है ना। आप देखिए, ये भारत के वंश थे। भारत के वंशों के बारे में पढ़ेंगे 1 2 3, लगभग 3 4 5 वंशों के बारे में इधर पढ़ना है, 4 वंशों के बारे में इधर पढ़ना है, ठीक है। क्लियर? तब आगे बढ़ते हैं। नीचे दिखाई दे रहा है? नीचे हाँ दिखाई दे। क्यों धुंधलापन आ रहा है? ठीक है, धुंधलापन आ रहा है थोड़ा। शकों का आक्रमण, ठीक है ना।
तो यहाँ पर तो ये हो चुका है। अब इसके आगे चलते हैं, बात करते हैं। कहाँ गया मिटाउनवा? मौर्य वंश के पतन के बाद, पतन के बाद विदेशीय वंश, मौर्य वंश के पतन के बाद विदेशी वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो पहला वंश था कौन था दोस्तों? पहला विदेशी आक्रमणकारी, भारत में पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन सा था दोस्तों? इंडो यूनानी लोग थे। कौन थे? इंडो यूनानी थे दोस्तों। कौन थे? भारत पर पहला आक्रमणकारी कौन थे दोस्तों? इंडो यूनानी थे। ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? अफगानिस्तान साइड से ये लोग रहने वाले थे। इनका निवास स्थान कहाँ था? अफगानिस्तान। इनका निवास स्थान कहाँ था? कहाँ का निवास थे? ये लोग अफगानिस्तान के रहने वाले थे दोस्तों। और सिंध प्रांत है जो पाकिस्तान या अफगानिस्तान वाला सिंध वाला रास्ता था, उसी रास्ता से कोई भी आक्रमणकारी था भारत में प्रवेश करने का मात्र एक ही रास्ता था, वो सिंध वाला रास्ता, जो जम्मू कश्मीर से होते हुए ये लोग भारत में प्रवेश करते थे। तो ये लोग इंडो यूनानियों का जो निवास स्थान था अफगानिस्तान से। तो भारत में पहला आक्रमण करने वाला इंडो यूनानी शासक प्रथम कौन था? डायमेट्रियस था। कौन था? डायमेट्रियस। कौन था? डायमेट्रियस। कौन था? भारत में पहला आक्रमणकारी कौन था? भारत में पहला शासक हुआ था इंडो यूनानी शासक, जो भारत पर आक्रमण करता है और अधिकार भी कर लेता है। तो कौन था? डायमेट्रियस। कौन था? डायमेट्रियस था। और दोस्तों ये अधिकार कहाँ करता है? अधिकार, और ये अधिकार कर लेता है, ये अपना अधिकार करता है किन क्षेत्रों में? तो पूर्वी अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान पर कब्जा कर लेता है। पीके मतलब पाकिस्तान, जे के मतलब जम्मू कश्मीर, तो पीके पाकिस्तान पूर्वी अफगानिस्तान पर कब्जा करता है। पूर्वी ठीक है ना, मध्य एशिया की जनजाति थी अफगानिस्तान, ये पश्चिमी अफगानिस्तान ईरान वाला साइड था। ठीक है ना। तो पाकिस्तान पूर्वी अफगानिस्तान पर अधिकार कर लेता है। फिर पंजाब सिंध पर आक्रमण कर लेता है। ठीक है ना। ये पंजाब, ये इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेता है। ये डायमेट्रियस पहला शासक था, इंडो यूनानी शासक, जो भारत पर आक्रमण किया था। यूनानी शासक था डायमेट्रियस। और दोस्तों इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? ये जो प्रथम शासक था, यहाँ से हटाइए, यहाँ से लीजिए। प्रथम शासक जो था कौन था? इसकी राजधानी, ये अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? तो जो डायमेट्रियस था ये अपना राजधानी साकल को बनाता है। साकल को, या इसका साकल का वर्तमान नाम है सियालकोट। क्या नाम है? सियालकोट। क्या नाम है? सियालकोट को अपनी राजधानी बनाता है। और डायमेट्रियस था दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्या होता है फिर? इंडो यूनानी प्रमुख शासक था। इंडो यूनानी का जो प्रमुख शासक था कौन था? एक और था इंडो यूनानी का जो प्रमुख शासक था दूसरा, वो था मिनांडर। कौन था? ये लगभग दोस्तों डायमेट्रियस कब भारत पर आक्रमण करता है? 190 ईसा पूर्व में। ये कब आक्रमण करता है? 190 ईसा पूर्व में, मतलब कि ईस्वी से 190 वर्ष पूर्व पहले की बात है दोस्तों। आज ही हम लोग ईस्वी में घुस जाएंगे, ईसा पूर्व से ईस्वी में घुस जाएंगे। लगभग ईसा पूर्व से दोस्तों आज हम लोग ईस्वी में घुस जाएंगे। ईस्वी में प्रवेश कर देंगे, ईस्वी में प्रवेश कर जाएंगे दोस्तों।
तो इंडो यूनानी जो दूसरा प्रमुख शासक हुआ, दूसरा जो प्रमुख शासक हुआ, जो दूसरा प्रमुख शासक हुआ वो हुआ मिनांडर। कौन था? मिनांडर। आप लोग मिनांडर का नाम सुने होंगे दोस्तों। कौन था? कौन था? मिनांडर। मिनांडर कौन था दोस्तों? मिनांडर, ये दूसरा प्रमुख शासक था मिनांडर। इसे मिलिंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मिलिंद। ये एक यूनानी शासक था। क्या था दोस्तों? यह एक यूनानी शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, प्रमुख शासक था। आपसे पूछ देगा कि मिनांडर किस वंश से संबंधित है, तो यूनानी वंश से संबंधित है। ठीक, इंडो यूनानी या ग्रीक यूनानी या इंडो ग्रीक कहा जाता है, बैक्टीरिया भी कहा जाता है, इसे कई नामों से जाना जाता है। ठीक, मिनांडर था या मिलिंद भी इसे कहा जाता है। दोस्तों क्या होता है कि जो प्रमुख शासक मिनांडर था, इसे अभी बताए हैं शुंग वंश बताए हैं ना। शुंग वंश का संस्थापक जो पुष्यमित्र शुंग था, उसने इसे पराजित किया था। तो मिनांडर को पराजित किया था कौन? मिनांडर को पराजित किया था कौन? पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। दोस्तों मिनांडर को कौन पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश से संबंधित था, इसने मिनांडर को पराजित किया था। और दोस्तों क्या होता है कि मिनांडर जब भारत आता है, इसको मिटा देना, मिटा दें, देखें, चलिए मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। जब मिनांडर भारत आता है तो इसकी मुलाकात नागसेन से होती है। बौद्धिक दार्शनिक थे कौन? नागसेन। तो मिनांडर जब भारत आता है तो इसकी मुलाकात किससे होती है? इसकी मुलाकात किससे होती है दोस्तों? यूनानी शासक था मिनांडर, इसकी मुलाकात किससे होती है? नागसेन से होती है। बौद्ध दार्शनिक थे कौन? बौद्ध दार्शनिक कौन थे दोस्तों? तो नागसेन थे। कौन से? नागसेन। मिनांडर की मुलाकात किससे होती है? बौद्ध दार्शनिक नागसेन से होती है दोस्तों। नागसेन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे, साधु संत थे। ठीक है ना। जब इनकी मुलाकात किससे होती है तो मिनांडर ने नागसेन से जीवन से संबंधित, मृत्यु से संबंधित कुछ प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? कुछ प्रश्न पूछता है। कौन? मिनांडर प्रश्न पूछता है जीवन से संबंधित। किससे? जीवन से संबंधित प्रश्न पूछता है। किससे? नागसेन से। और नागसेन ने क्या कहा? नागसेन मिनांडर के सभी प्रश्नों का उत्तर सही दे देते हैं। इससे मिनांडर प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को अपना लेता है। क्या करता है? बौद्ध धर्म को अपना लेता है, प्रभावित होकर के। नागसेन के उत्तरों से प्रभावित होकर के जो मिनांडर था बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो प्रभावित होकर के कौन सा धर्म अपनाता है? बौद्ध धर्म को अपना लेता है। बौद्ध धर्म को अपनाता है। किस धर्म को अपनाता है? बौद्ध धर्म को अपनाता है। ठीक है ना। बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी, इस पर एक पुस्तक लिखी गई है, मिनिंद पनहो से इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसके बारे में हमें जानकारी दोस्तों कहाँ से मिलती है? तो जानकारी हमें एक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक? मिलिंद पनहो पुस्तक से। किस? मिलिंद पनहो। इसके बारे में जानकारी हमें मिलिंद पनहो पुस्तक से मिलती है। और ये पुस्तक दोस्तों कब लिखी गई? लगभग मिनांडर का जो समय सीमा था लगभग दोस्तों 100 लगभग 65 ईसा पूर्व से लेकर के 145 ईसा पूर्व। जो मिनांडर का लगभग समय सीमा था दोस्तों 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व। अभी घट रहा है, घटते हुए आ रहा है धीरे धीरे।
190 था, 190 से घट के 165 ईसा पूर्व, 145 ईसा पूर्व हो गए। क्लियर, नो डाउट। चलिए इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मिनांडर और नागसेन के बारे में जानकारी मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक से मिलती है, जिस मिनांडर पर लिखा गया पुस्तक है दोस्तों। और ये किससे संबंधित, जीवन से संबंधित प्रश्न पूछता है मिनांडर, और सही से उत्तर नागसेन दे देते हैं। तो अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नागसेन, जो इंडो यूनानी शासक थे। मिनांडर तो इंडो यूनानी शासक था ना। जब मिनांडर था दोस्तों या डेमेट्रियस था, जब ये लोग जहाँ पर निवास करते थे पहले, जो मध्य एशिया में, या कह सकते हैं अफगानिस्तान वाले, पश्चिमी अफगानिस्तान वाले साइड में, ईरान वाले साइड में जो निवास करते थे, तो वहाँ पर इनका एक कल्चर था। यहाँ पर वो लोग एक कला जानते थे, वहाँ पर एक कला जानते थे जिसे कौन सी कला कहते हैं? आर्नेस्टिक कला। उसे एक कला जानते थे, आर्नेस्टिक कला। और उस कला को जब वो कला भारत में आते हैं, और वो कला और भारतीय कला, डायनेस्टिक कला और भारतीय कला मिलती है, तो एक नवीन कला का भारत में उत्पन्न होती है, जिसका नाम होता है गंधार कला। कौन सा कला होता है? गंधार कला। ठीक है। तो क्या होता है, कहाँ थे? जब मिनांडर जब भारत आता है तो एक कला से परिपूर्ण था। कौन सा? आर्नेस्टिक कला। आर्नेस्टिक क्या नाम है उसका? आर्नेस्टिक नाम है उसका। क्या नाम है कला का? आर्नेस्टिक कला जानता है। किस कला को जानता था? आर्नेस्टिक कला नहीं, आर्नेस्टिक नहीं नाम था। क्या नाम था उसका? आर्नेस्टिक। तो ऐसा देख लेने दीजिए। तो कौन सी कला जानता था वो? हेलेनिस्टिक कला था, आर्नेस्टिक नहीं था। हेलेनिस्टिक आर्ट जानता था। हेलेनिस्टिक आर्ट, ये मतलब कि जो हेलेनिस्टिक आर्ट था, ये अफगानिस्तान वाले साइड में इन लोगों की कला थी। हेलेनिस्टिक कला, हेलेनिस्टिक कला में क्या थी कि मूर्तियां बनाई जाती थी। उन लोग की कला, जैसे हम लोग घड़ा बनाते हैं, इस तरह वो मूर्तियां बनाते थे और भी चीज़ें बनाते थे। तो हेलेनिस्टिक कला, तो मिनांडर था हेलेनिस्टिक कला से परिपूर्ण था। हेलेनिस्टिक कला में दक्ष थे दोस्तों, मतलब सफल थे, परिपूर्ण थे ये लोग, मिनांडर लोग। और जब लोग भारत में आते हैं तो क्या होता है कि हेलेनिस्टिक कला प्लस भारतीय कला से मिलकर के भारतीय मतलब हेलेनिस्टिक कला और भारतीय कला से मिल करके एक नवीन कला का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं गंधार कला। इनसे मिल करके किस कला का निर्माण होता है? गंधार कला। ठीक है, गंधार कला का निर्माण होता है दोस्तों भारतीय के। ये किस क्षेत्र में निर्माण होता है? उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में इसका कला का विस्तार होता है, गंधार कला का। ठीक है। और जो कौन था? मिनांडर था। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो मंचों पर जो पर्दा गिराने की प्रथा है, मंचों पर क्या होता है कि मंचों पर जो पर्दा गिराने की प्रथा है, मंचों पर पर्दा गिराने नहीं होता कि इस तरह पर्दा गिराया जाता है, उठाया जाता है। तो मंचों पर पर्दा गिराने और उठाने की जो कला है, वो लोग इंडो यूनानी शासक ही दिए थे। ठीक है। मंचों पर पर्दा गिराने की प्रथा कौन देता है? किसने दिया था? तो मंचों पर पर्दा गिराने की प्रथा ये लोग इंडो यूनानी शासक ही दिए थे। और दोस्तों अब इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, नीचे वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना। प्रश्न पूछता है, जानकारी हमें पुस्तक मिलिंद पन्हो, ये याद कर लीजिएगा। ये कला कौन सी थी उन लोग की? हेलेनिस्टिक कला। फिर भारतीय कला से मिलकर गंधार कला उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में विस्तार होता है इस कला का। मंचों पर पर्दा गिराने की प्रथा इंडो यूनानी शासक ने शुरू किया था। क्लियर।
इसका जो मिलांडा का समय सीमा था 165 ईसा पूर्व से लेकर के 145 ईसा पूर्व, यहाँ तक क्लियर। और देखिए भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले कौन थे? इंडो यूनानी ही शासक थे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कौन चलाया था? सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कौन चलाया था दोस्तों? तो इंडो यूनानी शासक थे। कौन थे? इंडो यूनानी शासक थे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले कौन थे दोस्तों? तो वो लोग इंडो यूनानी शासक थे। ठीक है, क्लियर। और देखिए इंडो यूनानी शासक थे, और इंडो यूनानी जो शासक थे सबसे पहले जो इस सिक्कों पर अपना चित्र या अपना आकृति बनाने वाले पहले शासक कौन थे? इंडो यूनानी शासक थे। मतलब सिक्कों पर अपना चित्र, सिक्कों पर अपना चित्र या आकृति अंकित करने वाले पहले शासक थे। टाइम नहीं मिल पाता इसलिए वीडियो नहीं बन पाता है, और भी ज़्यादा काम है इसलिए वीडियो नहीं बन पाता है। तो सिक्कों पर अपना चित्र या आकृति अंकित करने वाले ये लोग पहले शासक थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और भी कुछ पॉइंट छूट रहा है इंडो यूनानी शासकों में, देख लीजिए। तो इंडो यूनानी शासकों में लगभग यही पॉइंट, लगभग इतना आप याद कर लेंगे तो आप लोग याद कर लेंगे तो कोई पॉइंट लगभग छूटेगा नहीं। ये लोग इंडो यूनानी शासक थे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और भी पॉइंट छूटा है। अब ठीक है दोस्तों, ये तो इंडो यूनानी शासक थे। अब दूसरा बात करें शकों के बारे में। किसके बारे में? शकों के बारे में। ठीक है, अब दूसरे कौन से वंश था? शकों के बारे में। शकों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा रुक जाइए, इंक डालना थोड़ा सा बस, क्लियर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो शकों के बारे में बताइए तो क्या होता है दोस्तों, पॉइंट बताइए शकों के बारे में। शक कौन थे दोस्तों? शक कौन थे? ये शक कौन थे दोस्तों? मध्य एशिया की जनजाति थी। शक क्या थी दोस्तों? तो मध्य एशिया की जनजाति थी। शक कौन थे दोस्तों? तो मध्य एशिया की ये जनजाति। शकों का आक्रमण, शकों का भारत पर शकों का आक्रमण। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। शकों का आक्रमण, ये लोग विदेशी आक्रमणकारी थे। ये क्या थे दोस्तों? विदेशी थे। ये लोग क्या थे दोस्तों? विदेशी थे। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। ये लोग कहाँ से? ये लोग जो भारत में ये भी लोग आक्रमण करते हैं, और ये लोग मध्य एशिया से आते हैं। कहाँ से आते हैं? इनका निवास कहाँ था? इनका जो निवास स्थान वो मध्य एशिया था। मध्य एशिया दोस्तों। मध्य एशिया में वही कजाकिस्तान, अफगानिस्तान के और पश्चिम में जाएंगे, उत्तर पश्चिम में, तो कजाकिस्तान मिलेगा। जो कजाकिस्तान किर्गिस्तान वाला जो क्षेत्र है उसको पहले मध्य एशिया कहा जाता था, और वहीं पर यह जनजाति निवास करती थी, शक जनजाति। और ये जनजाति का जो व्यवसाय था पशुपालन था। क्या था? इन जनजाति जो व्यवसाय था, इन जनजातियों का व्यवसाय था, इनका जो व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन।
पशुपालन था और जानवरों को मार करके खाते थे। तो इनका जो व्यवसाय था, व्यवसाय पशुपालन। और ये अभी लोग चारागाह की खोज में निकले थे। चारागाह की खोज करते करते भारत के सिंध प्रांत में से प्रवेश कर जाते हैं भारत में। चारागाह की खोज करते करते भारत में प्रवेश कर जाते हैं कौन सा जनजाति? तो चारागाह की खोज करते करते चारागाह की क्वालिटी पर मत जाइए, क्वांटिटी पर जाइए। चारागाह की खोज करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं? भारत में प्रवेश करते हैं। भारत में प्रवेश और ये चारागाह की खोज करते करते भारत में प्रवेश कर जाते हैं। और भारत के कई क्षेत्रों में ये लोग विस्तरित हो जाते हैं या कई क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं। पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, मतलब कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ये लोग बढ़ जाते हैं और निवास करने लगते हैं। क्या करते हैं? भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ये लोग बढ़ जाते हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं। भारत के अलग क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं और जाकर के निवास करते हैं। क्या करते हैं? निवास। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के निवास करने लगते हैं। अरे जनसंख्या बहुत थी इन लोग की, जो शक थे बहुत जनसंख्या में भारत में आए थे। और ये लोग क्या थे? अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं। जैसे पूर्वी क्षेत्र में बढ़ गए, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में बढ़ गए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या था? भारत के ये पूर्वी क्षेत्र में इधर बस जाएंगे, इधर बस गए थे, फिर इधर बस जाएंगे। मतलब भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बस जाते हैं, जाकर निवास करने लगते हैं। कौन? ये शकों की जनजाति। और और बसने के बाद छोटे स्तर पर शासन स्थापित करना चाहते हैं। क्या करते हैं? छोटे स्तर पर शासन स्थापित करना चाहते हैं। छोटे स्तर पर शासन स्थापित करना चाहते हैं। क्या? छोटे स्तर पर शासन स्थापित करना चाहते हैं। शासन स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिलती है। लेकिन जो पश्चिमी जो कबीला था इन लोगों का, वह भारत पर लगभग शासन स्थापित कर लेता है। एक मजबूत शासन स्थापित करता है पश्चिमी कबीला। कौन सा कबीला था? इनका लोग का जो पश्चिमी कबीला था, इन लोग का जो पश्चिमी कबीला था वह भारत पर शासन स्थापित कर लेता है। पश्चिमी कबीला भारत पर शासन स्थापित कौन करता है? जो इन लोगों का शकों का जो पश्चिमी कबीला था वो भारत पर लगभग शासन स्थापित कर लेता है एक मजबूत शासक के रूप में। और जो पश्चिमी कबीला का जो एक प्रमुख शासक था वो कौन था? रुद्रदामन। कौन था? रुद्रदामन भी शको वंश का एक विदेशी आक्रमणकारी था। पश्चिमी कबीला का प्रमुख जो शासक था, देखिए हर एक कड़ी को जोड़ते याद करिए, तब याद होगा जगह। ये इतिहास है, इसमें हेरा जाएंगे, हिलेंगे कूदेंगे तो हेरा जाएंगे। तो ये पश्चिमी कबीला का जो प्रमुख शासक था कौन था? रुद्रदामन। दोस्तों, रुद्रदामन को संस्कृत भाषा से बहुत लगाव था। संस्कृत भाषा से बहुत प्रेम करता था। किससे प्रेम करता था? संस्कृत भाषा से अत्यधिक लगाव था इसका। ये संस्कृत भाषा से अधिक लगाव रखता था और ये इसलिए संस्कृत में रुद्रदामन ने जूनागढ़ का अभिलेख लिखवाया। कौन सा अभिलेख? रुद्रदामन ने संस्कृत में, रुद्रदामन ने ही दोस्तों संस्कृत में जूनागढ़ का
अभिलेख लिखवाया। जूनागढ़ का अभिलेख कौन लिखवाया? चलिए इसको मिटाइए, इसको मिटाइए। ये सही है, गलती नहीं है, लेकिन अभी बता रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको सही है दोस्तों, यहाँ पर ये ठीक है ना। अभी रुद्रदामन का नाम लेंगे, यहाँ से जाइए थोड़ा सा, यहाँ तो क्लियर था, गलत है, सही, ये भी सही है। जो पश्चिमी जो कबीला था, जो ये पश्चिमी कबीला भारत में शासन स्थापित कर लेता है, इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो ये पश्चिमी कबीला जो था राजस्थान में, कहाँ था दोस्तों, इनका शासन कहाँ था? राजस्थान में। राजस्थान, आर्यस मतलब राजस्थान, आर्यस मतलब राजस्थान में ये अपना शासन स्थापित किया था। तो उज्जैन का एक स्थानीय राजा था, कौन था? उज्जैन का एक स्थानीय राजा रहे, उज्जैन का एक स्थानीय राजा ने, दोस्तों राजस्थान में जब ये शासन कर रहे थे तो उज्जैन का एक स्थानीय राजा था, कौन था? उज्जैन का एक स्थानीय राजा ने शकों पर आक्रमण करता है और शकों को पराजित कर देता है। शकों पर आक्रमण करने के बाद उनको पराजित कौन करता है? उज्जैन का एक स्थानीय राजा था। ये स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर देता है। कौन पराजित करता है दोस्तों? उज्जैन का एक स्थानीय राजा था जिसने शकों को पराजित कर देता है। और दोस्तों क्या होता है कि और महत्वपूर्ण दो कार्य किया। क्या किया? महत्वपूर्ण दो कार्य किया स्थानीय राजा ने। एक तो पहला विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। पहला क्या करता है दोस्तों? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। पहला क्या करता है? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। स्थानीय जो राजा था, स्थानीय राजा ने क्या किया? पहला कार्य क्या किया कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। पहला कार्य क्या किया कि स्थानीय जो राजा था शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। ऑप्शन पूछ देगा कि स्थानीय राजा ने ये कहाँ का राजा था? उज्जैन का। ये कहाँ का राजा था? उज्जैन का था। उज्जैन का राजा था स्थानीय राजा, ठीक है ना। और उज्जैन का जो स्थानीय राजा था शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। और दूसरा महत्वपूर्ण जो कार्य करता है वो कौन सा कार्य किया? इसने विक्रम संवत चलाया। कौन सा संवत? विक्रम संवत चलाया। कौन सा संवत चलाया? तो इसने विक्रम संवत चलाया। जो नेपाल में का कैलेंडर कौन सा है दोस्तों? तो ये नेपाल में लागू होता है। ये नेपाल का कैलेंडर है। नेपाल में एक कैलेंडर चलता है। नेपाल में यही कैलेंडर चलता है, विक्रम संवत। इसकी कब चल दोस्तों, ये कब चला था? विक्रम संवत को कब लागू किया था? 58 ईसा पूर्व में। अब देख लीजिए कहाँ आ गए हम लोग 100 बताएं आप लोगों ने 145 ईसा पूर्व से लेकर के 165 से 145 ईसा पूर्व तक हम ईसा पूर्व की बात कर चुके हैं। 165 से 145 तक बात कर चुके हैं। अरे यार 190। देखिए ये डेमेट्रियस का काल था। डेमेट्रियस भारत पर पहला आक्रमणकारी इंडो यूनानी आक्रमणकारी डेमेट्रियस था जो आक्रमण किया था 190 ईसा पूर्व में। फिर उसके बाद मिनांडर आता है जो 165 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है, ठीक। उसके बाद रुद्रदामन आएगा। उसके बाद 258 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलता है। अब ईसा पूर्व आप हम लोग ईस्वी में घुसेंगे। ईस्वी में 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाता है और नेपाल में चलता है। दोस्तों भारत में कौन सा कैलेंडर चलता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है। बन रहा है ना वीडियो? चलिए भारत में कौन सा कैलेंडर चलता है? भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है। जो भारत में दोस्तों भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है, ठीक।
भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है। और दोस्तों ये उस समय विक्रमादित्य की एक उपाधि अपने चरम सीमा पर थी। हर एक राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने लगता है। और भारत के प्राचीन भारतीय इतिहास में 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। कितने लोगों ने? 14 लोगों ने, 14 शासकों ने, 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। स्थानीय राजा ने, उज्जैन का जो स्थानीय राजा था, शकों को पराजित करने के बाद 2 महत्वपूर्ण कार्य किया था। एक तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था और दूसरा विक्रम संवत चलाया था 58 ईसा पूर्व में, जो नेपाल में चलता है। और भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है दोस्तों। और 14 शासकों ने, भारतीय प्राचीन इतिहास में 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया करता है। और सबसे मजबूत जो शासक था विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। कौन था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला सबसे प्रमुख शासक कौन था? सबसे शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। कौन था? गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों इसका जो प्रमुख शासक था, शकों का एक प्रमुख शासक कौन था? रुद्रदामन। शकों का प्रमुख जो शासक था, कौन था? कौन था दोस्तों? तो रुद्रदामन था। कौन? अब यहां से किए रुद्र, जो दोस्तों संस्कृत से बहुत लगाव था, इसका प्रेम रखता था, इसलिए संस्कृत में जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया। कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख इसने लिखवाया था, रुद्रदामन ने। जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया। दोस्तों भारतीय इतिहास में संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख। संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख, संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख दोस्तों ये जूनागढ़ का अभिलेख था। आप कहेंगे कि अशोक ने भी तो अभिलेख लिखवाया था, लेकिन दोस्तों अशोक की अभिलेख की जो भाषा थी वो 4 भाषा थी, 4 लिपि में वो लिखवाया था अशोक ने। कौन कौन सी? ग्रीक लिपि, अरमाइक लिपि,